2 अगस्त तक कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। 2029 में चुनाव होने हैं। उस चुनाव के पहले बहुत बड़े नाटक यहाँ पे होंगे। ईरान और अमेरिका के बीच में जो हम शांति देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली में सब कुछ ठीक हो गया है या फिर ये हमारा भ्रम है? ईरान की कुंडली में 2027 तक खत्म होना लिखा है, नष्ट होना लिखा है। कई एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बैंकों में पैसा मत रखो, बैंकों से पैसा निकाल लो। इतना गैर जिम्मेदाराना बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लोगों को डराया जाता है काल सर्प दोष है आपको, पितृ दोष है आपको। यह एक पूरी तरह से ठगी विद्या है। देश की राजनीति से लेकर दुनिया की जंग तक, 2027 के चुनावों से लेकर 2029 के समीकरणों तक, आज हम बहुत सी ऐसी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे सवालों को उठाने वाले हैं जो आप सभी से जुड़े हुए हैं। क्या हमारा देश आने वाले समय में बड़े बदलाव की ओर जा रहा है? क्या ये 2027 और 2029 का चुनाव हमारे देश में बहुत कुछ बदलने जा रहा है? जिस तरह से हमने इस साल जंग देखी, हमने प्लेन क्रैश देखा, हमने अपनों को खोते हुए देखा, क्या आने वाला समय हमें यही सब कुछ एक बार फिर से दिखाएगा? क्या फिर से चीजें हमें वैसी ही होती हुई नजर आएंगी या फिर हमें रिलैक्स होने की जरूरत है? ये देश आखिर किस तरफ जा रहा है? क्या महंगाई बढ़ेगी? क्या सोने के दाम आसमान छुएंगे? क्या एक बार फिर से हमें कोई जल प्रलय या किसी तरह का कोई भूकंप या कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी चीज आती हुई अपनी तरफ नजर आ रही है जिसकी वजह से हम परेशान होंगे? बहुत सारे प्रेडिक्शंस होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे जो आप सभी लोगों से जुड़े होंगे, क्योंकि आज का पॉडकास्ट है तो थोड़ा अलग ही। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन, और आज का पॉडकास्ट हमेशा के पॉडकास्ट से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस हमने खुद की है और चीजों को होते हुए हमने देखा है। तो आज उन्हीं को एक बार फिर से अपने स्टूडियो में हम लेकर आए हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे प्रेडिक्शंस लेंगे और बहुत सारी वो बातें होंगी जो आप सभी से जुड़ी हुई होंगी। तो चलिए पॉडकास्ट को तो शुरू कर लेते हैं। मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर सुशील जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया। सर आज मैं बहुत सारे सवाल लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो जैसे आपकी प्रेडिक्शंस, इससे पहले पॉडकास्ट मैंने किया था, बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपने दी, हमने होते हुए भी देखा। जैसे प्लेन क्रैश को लेकर भी आपने बोला था, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरा आज सवाल है सर आपसे ये कि हम देख रहे हैं कि 2029 में चुनाव होने हैं, उससे पहले 2027 में भी चुनाव होने हैं। क्या हमारा देश आने वाले समय में कुछ बदलाव देख रहा है? हम कुछ बदलाव देख पाएंगे अपने देश में? देखिए, जो चुनाव 2029 के होने हैं, तो उस चुनाव के पहले बहुत बड़े नाटक यहाँ पे होंगे। अच्छा। मैं पहले भी बताता रहा हूँ, और वो नाटक कुछ इस तरह होंगे कि जैसा कि मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री बदला जाएगा, प्रधानमंत्री बदले जाएंगे। तो साथ ही में मैं ये कहा था कि मोदी जी हटेंगे, साथ साथ अमित शाह साहब भी नहीं रहेंगे, तो कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर कोई दूसरी शासन व्यवस्था होगी, ये भी मैंने कहा था। विपक्ष से मैंने कहा था कि राहुल गांधी या उनके खानदान का कोई आदमी नहीं बनेगा प्राइम मिनिस्टर कभी भी। लेकिन अगर महिला का देखा जाए तो प्रियंका गांधी में थोड़ा बहुत राजयोग बचे हुए हैं। अच्छा। और वो उनके कुल से नहीं हुए, वो बाहर के कुल हुए। मुझे किसी ने समझाया कि एक बार आप प्रियंका की कुंडली देखिए। कोई, मैं दिखता ही नहीं था, मैं बहुत पहले देखा था, करीब 3-4 साल पहले। तो उन्होंने कहा प्रियंका की कुंडली देखिए, कुछ दिखता है कि नहीं दिखता। हमने कहा कि थोड़ा सा दिखता है, पर वो राजयोग अब बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँ उसमें, मतलब 30-31 में वो राजयोग खत्म हो जाएगा और उसके बाद चंद्रमा आ जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जो सूर्य है उनका बृहस्पति के साथ में है प्रियंका गांधी का, तो 2 महीने 4 महीने का कोई एक्सीडेंटल कुछ उनको शायद कभी मिल जाए। अच्छा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक करप्शन फ्री गैर लोकतांत्रिक एरा में प्रवेश करेंगे। अच्छा। अब थोड़ा मैं, क्योंकि पहले मैं बताता था तो लोग उसको कॉपी कर रहे, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। वो चाहे मिलिट्री शासन हो और चाहे राजतंत्रात्मक टाइप का हो, चाहे उसे आप अधिनायकवादी या चीन की तरह, ऐसे कम्युनिज्म तो होगा नहीं, और जो भी होगा वो
जो भी आदमी होगा वो मतलब लंबा रहेंगे और फिर वो भारत की सीमाओं का विस्तार होगा, ये मैंने बताया है। फिर वो आदमी करेंगे और वो कोई नहीं होगा, सिंपली जान लीजिए योगी जी होंगे। अच्छा। हाँ, फिर योगी जी अपने हिसाब से चलाएंगे इस देश को। यानी योगी जी के अगर हाथ में चली जाती है सत्ता, मतलब आप हाँ, ये कह रहे हैं कि योगी जी बिना सुधारे छोड़ेंगे नहीं उसको, हिंदू सत्ता राष्ट्र नहीं छोड़ेंगे वो। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? हिंदू राष्ट्र में एज इट इज हिंदू राष्ट्र कोई घोषित होने की बात तो मेरे कोई समझ में नहीं आती, लेकिन उसको आप यूं मानिए कि बाकी जो लोग हैं वो हिंदू की तरह रहेंगे। अच्छा। और एक चीज मैं भी बता दूं, हाँ। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा हिंदू धर्म एक यहूदियों की तरह हम किसी को लेते भी तो नहीं। अगर हम तैयार हो जाएं तो एक बहुत बड़ा तबका, आप रील्स देखिए पाकिस्तान की लड़कियों का, मैं तो देखता रहता हूँ क्योंकि मेरी फीड इस तरह आती है, वहां सिंध वगैरह के लोग तो पैर छूते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं, तो कल्चर का हिस्सा है। वो लोग अपने को सीधे सीधे बता रहे हैं हम राम के वंशज थे, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, ये वो बोलना शुरू कर दिए वो लोग। कौन? ये पाकिस्तान के लोग। तो पहली बात तो खुद वॉलंटरली अपनी इच्छा से लोग आएंगे हिंदू धर्म में। अच्छा। तो हाँ, कोई ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती हिंदू धर्म के लिए ये करना पड़ेगा कि आप नहीं ऐसा आइए कि आप हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, आपको करवाना पड़ेगा, या जिस तरह मुगलों ने किया उस तरह ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। और ये एक लंबा होगा, बीच में विपक्ष का अगर कुछ भी हो सकता है तो प्रियंका गांधी की तरह कोई, राहुल गांधी का तो उनके खानदान के जैसे उनका या उनके पोते तो उनके बेटे तो है नहीं, तो समाप्त तो खानदान हो गया। प्रियंका उनकी बेटी, कभी ये लोग कभी आ सकते हैं, मैं डिनाई नहीं करता, या फिर अपोजिशन में, लेकिन अपोजिशन में कोई आदमी मुझको नहीं दिखता, लेकिन बदलाव होंगे। हाँ, भाजपा कहीं नहीं जा रही है, लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी की भाजपा नहीं होगी। अच्छा। हाँ। मतलब लेकिन अभी तक तो हम देख रहे हैं कि भाजपा का चेहरा मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम वही देखते हाँ। आए हैं। क्योंकि कई लोगों का बिल्कुल सही सा सटीक सा कहना है कि भाई हम तो पार्टी को इसीलिए वोट देते हैं क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देते हैं। आप कह रहे हैं कि आने वाला समय नहीं, एक जमाने तक लोग अटल जी को देते थे, एक जमाने में आडवाणी जी के नाम पे दिए, एक जमाने में मोदी जी के नाम पे दिए, एक जमाने में योगी जी के नाम पे देंगे। सिंपल सी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे कि हम देखिए, योगी आदित्यनाथ को योगी जी तुरंत नहीं बनेंगे, तुरंत नहीं बनेंगे। तुरंत नहीं बनेंगे। इसको मैं 20 बार 25 बार बोल चुका हूँ। तुरंत तो कुछ डिफरेंट होगा, तुरंत कुछ बड़ा होने वाला है और वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी हैवी डोज होगी तो फिर भी ठीक होगा। अच्छा। हाँ, इस देश में कुछ मूवमेंट, आंदोलन, अभी जब भारत के लगन में बैठे राहु के ऊपर वृषभ राशि में जब मंगल आ जाएगा, तो एक तरह से वहां पे मंगल आएगा, वृषभ राशि में आएगा, राहु के ऊपर से आएगा, फिर रोहिणी नक्षत्र में आएगा। रोहिणी पर कोई भी इस तरह का ग्रह आता, मंगल, शनि, राहु, तो बहुत बुरा माना जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 21 जून से 2 अगस्त तक कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ होने जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं लोगों की तरह नहीं बता सकता कि प्लेन में मत जाइए, वहां मत जाइए, या सब करिए अपना काम। हालांकि पहली बार मुझे कहीं जाना था, मुझे जाना था कुछ अपने मतलब आध्यात्मिक काम से, मुझे श्रीनगर जाना था। तो मैंने पहली बार अपने जीवन में तय किया था कि मैं 21 जून से पहले चला जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद पता नहीं क्या मुझे कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। एक बार पिछली बार की बात है, इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो मेरे वैसे भी परिचित हैं, मिल चुके हैं कई बार, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिलना कल जरूर है आपसे, आप सोइएगा मत। मैं न उनसे मिला न सोया, और मैं ऑन द स्पॉट मैंने टिकट कराया और बिल्कुल भोर में निकल गया। उसके बाद दूसरे दिन गड़बड़ हो गई स्थितियाँ। तो मुझे लगा कि 21 जून के पहले मुझे काम कर लेना है। तो ये जो 21 जून, यहाँ से एक एरा ऐसा शुरू हो रहा है, एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जो बहुत ही खराब होगा, क्योंकि ये अभी 21 जून से 2 अगस्त तक भारत के राहु के ऊपर होगा मंगल। अच्छा। ठीक है। इसके बाद 2 अगस्त से 18 सितंबर तक भारत के मंगल के ऊपर मंगल होगा, और उसी मंगल में राहु की दशा चल रही होगी। और आप खुद सोचिए, मंगल में राहु की दशा चल रही है और उसी राहु के ऊपर से मंगल जा रहा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 21 जून से 2 अगस्त 2026 तक
भारत के लिए बहुत बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। सॉरी टू से, मेरे पास कुछ भी अच्छा कहने को नहीं है। अच्छा। जैसे इस समय अयोध्या का मुद्दा चल रहा है, हाँ। तो अयोध्या में जो चंदा चोरी और जो हाँ। चढ़ावे का दान की चोरी हुई, ये सब बहुत छोटे मुद्दे पड़ जाएंगे। अच्छा। उसमें पता नहीं क्या क्या होगा। और कोई ज्योतिषी अगर स्पेसिफिकली कहता है कि नहीं ये होगा वो होगा, तो मैं इस तरह नहीं कह सकता, पर मैं इतना देख सकता हूँ कि वो रक्तपात हो सकता है, वो बहुत बड़ा दंगा हो सकता है, वो बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है, वो बहुत भीड़ का बेकाबू होना हो सकता है, जनता का विद्रोह हो सकता है, कुछ इस तरह हो सकता है। और जब 2 अगस्त को वही मंगल मिथुन राशि में भारत के मंगल पे आएगा, तो ये 18 सितंबर 2026 तक रहेगा। आपने कहा ना कि बाकी हाँ, हाँ, इस साल का पूरा लेते हैं। हाँ। अच्छा, जब सितंबर तक रहेगा तो मंगल के ऊपर मंगल आएगा, वो भी बेकार ही है, क्योंकि मंगल में राहु की ही दशा चल रही होगी, दशा नहीं बदली होगी, मंगल में राहु ही चल रहा होगा। फिर इसके बाद 12 नवंबर तक वो कर्क में रहेगा, मतलब 18 सितंबर से 12 नवंबर तक भारत के 5 ग्रहों के ऊपर रहेगा वो मंगल, शनि के ऊपर, सूर्य के ऊपर। तो वो तो बड़ा ही दिक्कत वाला है, वो 12 नवंबर तक का टाइम है। ठीक 12 नवंबर के बाद 5 दिसंबर को ही इन पांचों ग्रहों के ऊपर, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र के ऊपर भारत की कुंडली के तीसरे भाव में इन पांचों ग्रहों के ऊपर केतु आ जाएगा। अच्छा। दैट विल बी वेरी, तो वो समय सही नहीं है। इन्हीं सब बेसिस पे मैंने बताया था कि 25, 26, 27, 28 खराब है। फिर 1-1.5 साल केतु रह के फिर ये मंगल पे आएगा, फिर ये राहु पे आएगा, तब वही स्थिति होगी भारत की जो मैंने बताया। मतलब ये जो 6 महीने हैं और बाकी के, इसमें हम रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते हैं ना सर नहीं अभी? नहीं, वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है एक दूसरे की, और सबको कॉशियस रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यात्रा उतरा सब करिए, हर चीज करिए, लेकिन बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। 21 जून 2026 से भारत के लिए, स्पेशली मैं भारत की बात कर रहा हूँ, 21 जून 2026 से सतर्क रहने की जरूरत है। ये एक बहुत बुरा कालखंड है। तो मतलब इस तरह की चीजें अभी हम देखेंगे और आगे? बहुत ज्यादा होगी। और कम्युनल कम्युनल जो एंगल है वो बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। हम्म, हम्म। कम्युनल जो सांप्रदायिक चीजें हैं वो बहुत ज्यादा होंगी। और दूसरा, बम विस्फोट राहु मंगल कराता है, आगजनी कराता है, अपहरण कराता है, ये सब कराता है। मतलब हर तरह से ये पूरा इग्नाइट हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा सर हाल ही में, जैसे नीट का पेपर भी लीक हुआ, हमने हाँ। देखा उसको लेकर भी छात्रों ने एक बहुत बड़ा मतलब बवाल हुआ, छात्र सड़कों पर आए। अभी भी लगातार उसे लेकर विरोध चल रहा है लगातार। कितने सुसाइड्स हो गए, कितने बच्चों ने सुसाइड सुसाइड कर अभी लिए, कल हुआ है। बताइए। एक लड़की ने लेकिन भी। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसे बहुत सामान्य चीज मान रहे हो, कोई भी मान रहे हो लोग, चुनाव में कौन जीत रहा कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन उस लड़के के ऊपर, वो भी कोई बहुत दूध का धुला नहीं है, जो भी कॉकरोच पार्टी का जो भी है, अभिजीत, हाँ। वो बहुत सामान्य सा आदमी है। और मैं उसके चेहरे से, हाव भाव से कह सकता हूँ कि वो भी केजरीवाल से भी आगे है। अच्छा। लेकिन जनता मजबूरी में एक यूथ को पाई, और उसकी एक एक पोस्ट पे 13-13 मिलियन लाइक्स मिल रहे हैं। रीच की तो बात ही छोड़िए, 13 मिलियन लाइक्स। हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर मिल जाए तब भी इतने लाइक एक साल में नहीं पाएंगे। क्या हो रहा है? समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी वर्स। कुछ बुरा होने वाला है, ये अच्छा नहीं है। उसको थप्पड़ मार रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं लोग, लेकिन वो जहां जा रहा है, अच्छा लोग करें ये घर के अंदर कमरे में बैठ के बोलने से, तो वही तो सब दूसरों के लिए भी तो यही करते थे हम। जैसे करंट में बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, तो उनके लिए भी तो हम कमरे में ही बैठ के कर रहे हैं कि बाहर जाके सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है। इसका मतलब एक रिसेंटमेंट है, एक गुस्सा है लोगों का, और पहली बार करप्शन के अगेंस्ट है। भारत में जब जब भी सरकारें गिरी हैं, जब जब भी गिरी हैं, मतलब कोई समूल नाश हुआ है किसी का तो करप्शन से हुआ। ये बात अलग है कि भारत की जनता खुद भी करप्शन करती है, और पॉलिटिशियन भी करप्शन करती है। चाहे आप नेहरू जी का समय देखिए, उस समय जीप घोटाला से लेके दुनिया भर की बातें हुई, उनका उनका आभा मंडल गिरता गया। आज मैं नेहरू को पढ़ता हूँ, सोचता हूँ कि ये मतलब ये आदमी इंडिया लायक था ही नहीं, कितना उच्च आदर्श था नेहरू का। हम लोगों को क्या क्या बताया गया नेहरू के बारे में। पापा हमारे कहा करते थे, बेटा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ो, कभी इस तरह करो, ये सब चीजें पढ़ो तो समझ में आएगा नेहरू कौन है। मतलब वैसी इंग्लिश, मतलब कोई बहुत बड़ा विद्वान भी बाहर का प्रोफेसर नहीं बोल सकता बिल्कुल। जो उनकी इंग्लिश थी, उनके विचार थे। ठीक है,
कई जगहों पे उन्होंने हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, हमारे गौरव के साथ खिलवाड़ किया, मानता है। लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहिए, पार्शली देखना चाहिए। लेकिन उस आदमी ने कितने आईआईटी दिए, कितने एम्स दिए, कितनी सड़कें दी, वही तो है सब, और क्या बड़ा। बिल्कुल। उसके बाद से तो सब बिक रहा है, राइट, सब बिक ही रहा है ना। क्या क्या दिया उन्होंने, बहुत कुछ दिया। नेहरू ग्रेट। तो उसके बाद तो ये नेहरू जी की बात हुई। और तो आने वाला जो ये समय है, आने वाला जो ये साल है, इस साल का जो बचा हुआ महीना है, मैं कह रहा हूँ कि समय सही नहीं है। मैं आपके स्टूडियो में ही बता रहा हूँ ये बात। अच्छा सर, जैसे अभी हम कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे थे, तो क्या ये जो एक पार्टी बनी है, इसके बाद हमने देखा कि छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज बन गई हैं और ना एक नेगेटिव पीआर शुरू हो गया है हमारी सरकार को लेकर। एक नहीं, और भी बनी है पार्टी। हाँ हाँ, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टीज और बन गई हैं जो करप्शन को लेकर लगातार आवाज उठा रही हैं, बहुत सारी। सॉरी, मैं एक चीज मैं भूल गया। हाँ। मैं करप्शन की बात कर रहा था। हाँ। तो इनकी सरकार गई करप्शन पे, जीप घोटाला और क्या क्या, नेहरू जी का नाम आया था। इंदिरा जी की सरकार को जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने, आज की पीढ़ी जयप्रकाश नारायण को नहीं जानती है, जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान में पटना के ऐसी भीड़ जुटा दी, एक ही भीड़ से सरकार गिर गई, वो भी करप्शन के अगेंस्ट। राजीव गांधी की पूरी सरकार मात्र कुछ ब्रेवरी थी, लिया था उन्होंने, ऑफ कोर्स लिया था। वीपी सिंह ने गिरा दिया। वीपी सिंह के पास हजारों उनके ऊपर आरोप हो, पर वीपी सिंह वाज ए ऑनेस्ट पर्सन, और गरीबों और पिछड़ों के लिए, उनके लिए दिल में बहुत, क्योंकि उनके फादर बड़ा टॉर्चर करते थे बचपन में, पिछड़े लोगों को मारते वरते थे, नीचे जातियों को, तो वो उनके अंदर गुस्सा था वीपी सिंह के अंदर, तो वही उन्होंने रिजर्वेशन से किया। खैर वो रिजर्वेशन एक तरह का सेफ्टी वॉल भी साबित हुआ, नहीं तो हम एक गृह युद्ध में जा ही रहे थे। वैसे भी अब रिजर्वेशन मिलने के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं है, तो उस वक्त की बात है। फिर उनकी सरकार जाने के बाद अब ये बारी है, अब करप्शन, फिर करप्शन मुद्दा बन गया। हाँ, मनमोहन सिंह करप्शन पे चले गए, पूरी सरकार करप्शन पे चली गई, और आज तक पता चला कि एक भी रुपए का करप्शन का चार्ज किसी के ऊपर कोई जेल नहीं जा पाया। जो भी जेल गए थे उन्होंने खुद भेजे थे, इन लोगों ने किसी को जेल नहीं भेजा। ये लोग शामिल कर लिए जो बचे थे उनको। अब करप्शन एक मुद्दा बनेगा। ये मंगल राहु करप्शन मुद्दा बनाएंगे, मंगल राहु शनि, मंगल राहु केतु, केतु शनि मंगल, यही तो सब कुछ कराते हैं, यही सब मिलने जा रहे हैं। तो क्या हम मतलब देश में देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारा यूथ है, जिसे हम कह रहे हैं जेनजीज हैं, क्योंकि जेनजीज तो प्रूफ पर बिलीव करता है। अब आप खुद ही देखिए, वो जो कॉकरोच जनता पार्टी जब वहां पहुंची जंतर मंतर पे, तो बहुत सारे अलग अलग लोगों की जो रील्स हम देख रहे हैं, बयान हम देख रहे हैं, मतलब इस वक्त युवा बहुत गुस्से में है, वो अलग ही तरह की चीजें निकाल कर ला रहा है करप्शन को लेकर। तो क्या आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं कि मैं बताऊं, आज का जो जेनजी है, मैं उसे सबसे अच्छी पीढ़ी मानूंगा। मेरा अभी मानना है कि जिस तरह से एवोल्यूशन होता रहा है, अभी सबसे बड़ी जानकार धर्म को साइंस से जोड़कर कोई भी जो सबसे अच्छे जानकार लोगों में से हैं, तो उसमें नीलेश ओक साहब, और इसके बाद रूपा भाटी। रूपा भाटी ने की, अभी मैं उनका कोई पॉडकास्ट आया, उनको बुक आई है, कुछ मुझे पढ़ना है। रूपा भाटी का मतलब है, कहना है कि कलयुग खत्म हो चुका है कंप्लीटली। कब खत्म हुआ नहीं, क्योंकि उनका वाक्य वेद वाक्य है, तो उन्होंने वेद पर रिसर्च किया, 30 से यार उसकी डेटिंग बताई, तो कहे कि ये द्वापर चल रहा है। रूपा भाटी से कि ये द्वापर चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो उनका कहना है द्वापर चल रहा है, तो क्या ऐसा थोड़ा है कि सब कहें कि आप कुछ चीजें देखिए, कुछ खूबसूरती देखिए जो कलयुग जैसा नहीं रह गया, कुछ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें इस समय दिख रही हैं, कुछ ऐसी भी। तो उन्होंने उसको जो एजेस हैं, जैसे कलयुग सतयुग, उसको एक विचार माना, ना कि टाइम माना। उन्होंने आइडिया माना। तो ये है। ठीक है। जैसे अभी हमने देखा, अगर हम पीएम की बात हो गई है, योगी आदित्यनाथ हैं और 2027 का चुनाव है। आपने कहा कि 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हम फिर से देख रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें सर, तो अखिलेश यादव हैं, तो उनकी कुंडली से क्या नजर आ रहा है, किस तरह के योग नजर आ रहे हैं? अखिलेश जी इंडिविजुअल तौर पर मैं अगर कहूँ तो एक अच्छा आदमी है, योगी जी भी अच्छा आदमी है, मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। लेकिन अखिलेश जी की कुंडली का अगर देखा जाए, तो उस कुंडली में कोई सीएम बनने का कोई विशेष योग इसलिए नहीं था, क्योंकि जब अखिलेश जी सीएम बने 12 में, तो अखिलेश जी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया था।
मुलायम सिंह जी के नाम पे हाँ। लड़ा गया था। बड़ी स्ट्रांग कुंडली थी मुलायम सिंह जी की। 2006 में दैनिक जागरण में मेरा पहला आर्टिकल छपा था और मुझे याद है वो मेरे पास कहीं न कहीं होगा। मतलब तो मैंने कहा था कि इनका 2008 के बाद समाप्त हो जाएगा पॉलिटिकल करियर मुलायम सिंह जी का। ये खुद कुछ नहीं कर पाए। तो अखिलेश जी की ने मुलायम सिंह जी का वही बाकी का जो राजयोग था, जो कर्म था उनका, वो भोगा। उनके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। गोली चलवाने के बाद भी पद्म भूषण लेके गए, तो कुछ तो कर्म रहे होंगे ना कहीं के। ऐसे थोड़े होता है। और कुछ उन्होंने भोगा भी नहीं विशेष। तो अखिलेश जी की कुंडली और दूसरी उनकी थोड़ी सी वाणी, मैं निजी तौर पर ये बताऊंगा कि वो जो टॉन्ट करके बोलते हैं तो वो मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि इससे इनका व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिशियन देखिए, राजनाथ सिंह जैसे लोग हैं, उनको आप गाली भी बकियो नहीं बोलेंगे, मुस्कुराएंगे। तो ये वाले पॉलिटिशियन अब कहाँ चले जा रहे हैं? अब व्यक्तिगत कैसे बोल रहे हैं लोग? इवन योगी जी इतने फायर ब्रांड पॉलिटिशियन हैं, वो भी किसी पर टॉन्ट नहीं कसते। हाँ, गुस्सा आ गई तब तो कुछ भी बोल देंगे। गुस्से की बात तो अलग है ना। गुस्सा आ गई तो जैसे आज अयोध्या में गुस्सा हो गए वो कि मतलब किसी को छोड़ेंगे नहीं वो। तो अखिलेश जी का ये है। दूसरी, अक्टूबर से इनके ग्रह खराब चल रहे हैं, अक्टूबर से जो बचा खुचा है वो भी खराब हो जाएगा। तीसरी चीज, मैंने कल समाजवादी पार्टी की भी कुंडली देखी। अच्छा। वो भी ठीक नहीं, पार्टी की भी कुंडली खराब है। अच्छा। और हाँ, बीजेपी की ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी मोदी जी की, मैं सब लोग कहते हैं कि आप कैसे कहते हैं मोदी जी का समय खराब है, वो चुनाव जीत। भाई चुनाव पार्टी जीत रही है ना, मोदी जी थोड़ा जीत रहे हैं। मोदी जी तो हार रहे हैं। अगर हमने गिनती की जाए तो कम से कम 20 बार ट्रंप ने उनको क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने उसने ये कहा कि हम चाहे तो इनकी इज्जत ले लें और क्या क्या। मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी अभी तक भारत के किसी प्रधानमंत्री को मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कोई बोल जाए। इंदिरा जी, जब हमारे पास खाने को गेहूं नहीं था, उस वक्त इंदिरा जी ने एक बार कहा था कि रूस और अमेरिका में समझौता करा दें। तब ये चीज थी। चंद्रशेखर जैसे जो 50-50 सांसद लेके उन्होंने अमेरिका को मतलब इस तरह की परिस्थितियों को कैसे झेला था। खाड़ी युद्ध चल रहा था, उन्होंने इराक को भी और अमेरिका को दोनों को साध लिया था। आज क्या स्थिति है कि हम उसी से तेल लेंगे, उसी से पूछेंगे, वो जो कहेगा करेंगे। तो भारत में ये सभी जंजीस के दिमाग में है। यही सवाल ये बच्चे कहते हैं कि ये क्या। और आज का जंजी सबसे बढ़िया जंजी है। कारण, पहली चीज, अगर पुरानी फिल्में आप देखिए तो सबके हाथ में ग्लास और वाइन होता था, शराब होती थी जंजीस के। आज हमारा जंजी लिकर सबसे कम कंज्यूम करने वाला जंजी है। सबसे कम लिकर कंज्यूम शराब पीने वाला जंजी है। ये मामूली बात नहीं है। बिल्कुल। लोग कहेंगे अरे ये लफंगे हैं वो। मैं कह तो रहा हूँ, हाँ ठीक है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा ओपन है, वो होना चाहिए था, वो समय के साथ होना था। वो उसको आप नहीं रोक सकते, उसको नहीं रोक सकते इन सब चीजों को। अच्छा सर, अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो हम शांति देख रहे हैं, जो हम अब इस वक्त देख रहे हैं कि थोड़ा सा मामला शांत हुआ है, तो ये एक्चुअली में सब कुछ ठीक हो गया है या फिर ये हमारा भ्रम है? शांति नहीं, अभी तो बुरी तरह शांत की बात करिए। अच्छा। हाँ। उसको पैसे भी तो बता दिए, 300 अरब डॉलर देना है ये वो। कितना भी पैसा दे दीजिए, ईरान बर्बाद होने तक अपने लड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहेगा तब भी वो लड़ेगा। वो कह रहा है मैं फिदा होना चाहता हूँ, मैं रुसवा होना चाहता हूँ। ईरान इस तरह की स्थिति में आ गया है, वो कंप्लीट जिहाद की स्थिति में आ चुका है। वो जब तक पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाएगा, युद्ध होता रहेगा। कोई भी अमेरिका चाहेगा ना कि युद्ध ना हो, बिल्कुल, पर ईरान तो चाहेगा युद्ध हो। उसको तो लड़ना है। तो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं न्यूज़पेपर और उसकी इंस्टिंक्ट, उसकी साइकोलॉजी, उसकी विचारधारा से बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ईरान की कुंडली में 2027 तक खत्म होना लिखा है, नष्ट होना लिखा है। अच्छा। मारक भाव चल रहा है। पूरा ईरान ही खत्म? मतलब नहीं, पूरा ईरान मतलब नष्ट नाबूद हो जाना, मारक हो। जिसे जो करंट शासक है उसका भी जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है। ओहो, अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें ये भी है
कि 8th हाउस से कनेक्टेड पूरी दशा, तो हाँ थोड़ा सा राहत इन लोगों को दिसंबर के बाद से मिलेगा, क्योंकि सिंह और कुंभ से राहु केतु हट जाएंगे और वो चले जाएंगे कर्क और मकर में। अच्छा। तब दूसरे लोग आएंगे। इस समय के जितने राजा हैं, चाहे वो मतलब तगड़े लोग, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका की कुंडली हो, चाहे वो ट्रम्प की कुंडली हो, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली हो, चाहे इजराइल की कुंडली हो, चाहे ईरान की कुंडली हो, चाहे यूएई की कुंडली हो, दुबई की कुंडली हो, ये जो लोग जोशी आप लोग यहाँ आते बताते हैं ना कि ये ऐसे हो जाएगा, इनसे कभी पूछे कुंडली कहाँ है इन लोगों की। सॉरी टू से मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो इनकी कुंडलियां हैं, अलग अलग कुंडलियां, टाइम मिनट की कुंडली है। जैसे अभी मैं गया था, शपथ ग्रहण में बुलाए थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुझे। अच्छा। हाँ, उनको मैंने सिर्फ ये बताया था कि जब वो मुख्यमंत्री चुने गए तो लोग कहे कि आप तो गए थे मिलने, क्या बताए थे उनको? हमने कहा मुझे याद नहीं मैं क्या बताया था, कुछ बताया होगा तो सामने बताया होगा। तो लोग मेरा बेटा वो चैट खगालने लगा, कहा पापा आपने तो लिखा है कि मई 2026 के जस्ट बाद आप सीएम बनेंगे। हमने कहा लो, हमने उनको भेजा, उन्होंने हमको तुरंत कॉल किया कि प्लीज आप आ जाइए सुबह। तो मैं सुबह कर्नाटका गया, उन्होंने गिफ्ट प्रूफ दिया और उन्होंने पूरा उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुआ। तो ये सब मतलब सबका एक तरह से फिक्स था। तो पॉलिटिक्स में भविष्यवाणी मेरा मतलब इस तरह रहता, वो मैं रख लिया। तो इस तरह भविष्यवाणी होती है जब दिल से आदमी की जाए, और वही चीज अगर बार बार कई पॉलिटिशियंस होते हैं पीछे पड़ जाते हैं, फिर बताइए और बताइए, अच्छा बताइए, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। अच्छा। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू हो या नरेंद्र मोदी, दोनों ही देश के ना सर बड़े ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से रहे हैं। जब अगर मैं दोनों की बात करूं तो एक ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुंडलियों को जब आपने देखा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी कुंडली आपको नजर आई? नहीं, स्ट्रॉन्ग कुंडली, अगर स्ट्रॉन्ग कुंडली की बात की जाए तो मोदी जी की कुंडली स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा। नेहरू जी की कुंडली स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हाँ, उनके कर्म स्ट्रॉन्ग थे, कर्म स्ट्रॉन्ग थे। है ना। कुंडली तो इनकी स्ट्रॉन्ग थी। नहीं तो अब 4 साल की उम्र में मगरमच्छ से लड़ना मामूली बात है। हम आप तो नहीं लड़ नहीं पाएंगे। लड़। कुछ तो रहा होगा। हाँ। फाड़ दिया था उन्होंने पूरा। बता रहे थे कि स्कूल तक में ले गए थे उसको। अभी हमने हाल में देखा एक वीडियो में। अच्छा। मुझे पूछा गया तो बताने भी लगे कि स्कूल तक ले गए थे उसको। पत्रकार पूछते भी, पत्रकार भी ऐसे ही हैं, मजा लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने सुना वो स्कूल तक का? हाँ, टीचर उचर को दिखाया था। ये बोला है बताइए, उन्होंने। हाँ। बताइए ये क्या हो रहा है ना। रडार का फायदा है कि मौसम रडार नहीं पकड़ेगा। हाँ। कहा जाता है सर दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। तो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम अखिलेश और योगी में अगर देखें तो क्या अखिलेश टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कि एक विपक्ष के तौर पर अच्छी भूमिका उनकी रहेगी? नहीं, मैं बता रहा हूँ अखिलेश जी, मैं पॉलिटिकल विश्लेषण तो हूँ नहीं यहाँ पे। उसकी भी मैं विश्लेषण कर सकता हूँ। टक्कर की बात नहीं है। मतलब ये है ना कि योगी जी का जो भी बुरा भला था बस जून तक था यही। अच्छा। अब जून खत्म हो रहा है। हाँ। अब जून खत्म हो रहा है। जून तक उनका बुरा समय था, नो डाउट। ये मैंने उनके बुरा समय की भी भविष्यवाणी मैंने की थी। कई चैनलों पे मैंने कहा कि योगी जी का बुरा समय अब तक है। तो वो मतलब लड़ाई तो नो डाउट ठीक ठाक होगी, लेकिन बहुत तगड़ी टक्कर नहीं होगी। अच्छा, पंजाब के सीएम भगवत मान को हम 2027 में जो चुनाव होंगे एक बार फिर से सीएम बनते हुए देखेंगे उन्हें, भगवत मान को? पंजाब के सीएम, पंजाब पर तो हमने काम नहीं किया। अच्छा। अच्छा सर, जब टीएमसी की बात हो रही थी, हम बंगाल में चुनाव की बात हम देख रहे थे, तो कई प्रेडिक्शंस हुई ममता को लेकर। कई लोगों ने पहले ही कहा, आपकी ओर से भी रहा, कि भाई बहुत अच्छा उनका नहीं रहेगा ममता बनर्जी का। क्या अब हम जिस तरह से देख रहे हैं उनकी पार्टी में हमने टूट देखी, कई लोग जो है वो एनडीए में शामिल हो गए उनकी पार्टी के, तो क्या हम आने वाले समय में टीएमसी को बिल्कुल खत्म होते हुए देख पाएंगे? नहीं, अब देखिए, मेरे पास तो ममता जी की कुंडली नहीं थी, तो अच्छा। मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं करी। पर अब इसमें कोई संदेह थोड़े है। हाँ। तो खत्म है। वहां पर जिस तरह कम्युनिज्म का सारा वोट खत्म करके वो बनी, उनकी जगह वो आए, उनकी जगह वही कैडर बीजेपी में आया। लेकिन बंगाल का भविष्य बहुत ही अंधकार में है। और बंगाल के लोग कभी भी
चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। क्योंकि बंगाल पे हमले हैं, बंगाल पे अटैक्स, अभी सब तो आगे दिखने बाकी हैं। तो बंगाल के लिए नहीं, अभी अभी लोगों ने, अभी तो शिवसेना टूटी है ना, अभी समाजवादी पार्टी का भी कोई बढ़िया समय नहीं है। क्या पता है इसको भी तोड़ ताड़ दें। अच्छा, अभी तो सर पार्टीज और हैं, जैसे समाजवादी हो गई, जेडीयू है, अभी हाँ, तो तो और। ये क्या करेंगे हाँ। अपोजिशन बना के, इनको तो जाना पड़ेगा ना वहाँ पे। हम्म। बढ़िया फिक्स है, 5 गुणे इतना बराबर इतना, बस। तो मतलब आने वाले समय में ऐसा योग नजर आ रहा है सर कि देश में सिर्फ 2 ही पार्टी रहेगी? नहीं, 2 ही पार्टी नहीं रहेगी, हम्म। आने वाले समय में तो एक भी पार्टी नहीं रहेगी, जो मैंने आपको बताया। अच्छा। जब योगी जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, हाँ, तब वो योगी पार्टी होगी। एक ही पार्टी तो होगी। लेकिन तो बढ़िया काम होगा करप्शन वगैरह पे। और ये बाहर से धमकी उमकी मिलती है कि मैं इनका कैरियर ले लूंगा, ये सब नहीं होगा। फिर इंडिया देखिएगा झूम के काम करेगा। और हम ऐसी ऐसी जमीनें पाएंगे अपनी, मतलब मैं अभी बोलना उचित नहीं होगा कि जिन देशों से आप सोच नहीं सकते हम उनसे भिड़ेंगे। अच्छा। हाँ। क्योंकि योगी जी की कुंडली का, किसी भी राजा की कुंडली में तीसरा घर मजबूत होना चाहिए। मोदी जी की कुंडली में क्या है कि उनका भाग्य मजबूत है, तीसरा घर नहीं मजबूत है। अच्छा। कोई लड़ाई वो नहीं लड़ पाए। पाकिस्तान से हुआ तो ट्रंप ने लड़ा, ट्रंप ही बंद भी कर दिया, इस तरह। लेकिन इनकी बहुत जबरदस्त कुंडली है, उच्च का मंगल सीधे पराक्रम को देख रहा है। अच्छा। अच्छा, भारत की आर्थिक, जैसे अभी एकदम से प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि आप पेट्रोल डीजल कम जो है इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा विदेश की यात्राएं आप मत करो, उन्होंने कहा कि मतलब जो उनके बयान थे, उन्होंने कहा सोना मत खरीदो। तो इससे लोग बड़ा डर गए, लोगों को लगा कि क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति हमें देखनी पड़ेगी एक बार फिर से। प्रधानमंत्री का ये बयान लोगों ने बहुत सीरियस लिया। तो उस वक्त जब आप ये सारी स्थिति देख रहे थे तो क्या लग रहा था, मतलब क्या कोई नहीं, ऐसी वही स्थिति? मुझे वही लग रहा था, जो मैं देख रहा था वही हो रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री तो इतनी जिम्मेदारी तो लेंगे, इसलिए उन्होंने बता दिया। उसके बाद भी उन्होंने बोला है कि संभल के रहना। उसके पहले भी उन्होंने बोला था कोरोना टाइप का कांड होने वाला है। तो कोई बीमारी तो नहीं आएगी अभी, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि कोई कोविड जैसी कोई बीमारी, तो इस तरह कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन इस तरह आएगी कि अपने कैश, कुछ पैसे, सोने, कुछ अनाज, ये सब बचा के सेफ रखने होंगे सभी को। अच्छा। अच्छा, कई एस्ट्रोलॉजर्स ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि बैंकों में पैसा मत रखो, बैंकों से पैसा निकाल लो। तो आप भी ऐसा कुछ लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि बैंकों नहीं, से? मैं ऐसा इतना गैर जिम्मेदाराना बात तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ। लेकिन अब सबके विवेक पे है, जो उनको करना हो करें। क्योंकि हर घोटाले में तो LIC का पैसा लगा होता है। एक घोटाला खत्म होता, दूसरा आ जाता, पता नहीं चलता। कई लाख करोड़ का कोयला गायब हो गया, दूसरे दिन पता चला कि कोई समथिंग RK करके थे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो सबसे बड़ा घोटाला था। मतलब काम इस तरह करिए कि दूसरा करिए, पहला भूल जाए लोगों को, इस तरह हो रहा है। अच्छा। लेकिन बैंकों का समय सही नहीं है। सही नहीं है। बैंकों का खुद का फ्यूचर ठीक नहीं है। अच्छा। बैंक जुपिटर है, बृहस्पति है। बृहस्पति भले उच्च में आया है, लेकिन भारत की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है जहाँ पे आया है। ऐसे में लोग एक चीज को लेकर और बड़ा परेशान है सर। शेयर मार्केट में लोगों ने बहुत पैसा लगाया और बहुत लोग डूबे शेयर मार्केट में। हमने आज भी देखा कि आज भी एकदम से मार्केट डाउन हुआ सुबह के वक्त। तो क्या शेयर मार्केट में भी लोगों को पैसा लगाना चाहिए, ये अभी जो 6 महीने हैं? नहीं, शेयर मार्केट, देखिए शेयर मार्केट में क्या है कि स्थितियों के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि जो छोटे प्लेयर्स हैं वो अपना बचा के बहुत संभल के खेलें। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 20% ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके चूल्हे उसी से जलते हैं। हाँ। सिर्फ उसी से उनका काम चलता है। उनको मैं कैसे मना करूं? लेकिन ये है कि बहुत चालाकी से, बहुत दिमाग लगा के करें, बहुत समझ के। क्योंकि ये सब अंत में बड़ी मछलियों के पास जाते हैं। छोटी मछलियां, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, छोटी मछलियां गायब हो जाती हैं। जैसे अभी तक बिटकॉइन है, अब इसका क्या परिणाम होगा, मैं यही देखने के लिए मैं बहुत ही मतलब परेशान हूँ। अच्छा। हाँ, कि बिटकॉइन का क्या रिजल्ट होने जा रहा है। क्योंकि उसके साथ एलन मस्क जुड़ जाते हैं, अचानक ट्रम्प जुड़ जाते हैं, तो लोग अरे तो बिटकॉइन तो अब क्या पता वो गायब हो जाए, 1 सेकंड में अपने पैसे निकाल लें, तो क्या करेंगे आप? भाई जिस चीज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई निवेश नहीं, वो कहते पता नहीं क्या
खदान खुदाई हो रही है हाँ बिटकॉइन में, हाँ किस चीज का, मतलब किस चीज का पैसा कैसा निवेश हो रहा है, हाँ उससे कौन सा काम हो रहा है। हम्म। तो लोगों को अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, किस उसमें सेक्टर में? सोना, हाँ, खेती की जमीन, बस, तीसरा कुछ नहीं। बस सोना और खेती की जमीन में इन्वेस्ट करें। मान लीजिए अगर इसके अलावा कुछ और बचता है तो जैसे प्रॉपर्टी। क्रिप्टो सिंपल, क्रिप्टो नहीं नहीं कहते नहीं, हैं, क्रिप्टो, कुछ नहीं? अरे नहीं, कभी नहीं सलाह दूंगा, अच्छा। नेवर। जब म्यूचुअल फंड के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ तो क्रिप्टो के लिए मैं क्यों कहूंगा। हाँ, गोल्ड के दाम हमने देखे, आपने पहली प्रिडिक्शन हमें दी थी गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, हमने देखा कि गोल्ड के दाम बढ़े हैं, 1.5 लाख पार गोल्ड लगातार पहुंच रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, नीचे तो खैर क्या ऊपर ही लगातार जा रहा है। तो आने वाले समय में हम देख रहे हैं गोल्ड के दाम और ऊपर जाएंगे। गोल्ड का दाम ऊपर जाए या नीचे, गोल्ड ही बचेगा लास्ट में। अच्छा। गोल्ड की वैल्यू नहीं खत्म होगी। हम्म अब कुछ तो महाशय लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि गोल्ड जो है, मैं गया था कर्नाटका में, वहां से हम्पी गया, हाँ तो वहाँ विजयनगर साम्राज्य में बता रहे थे लोग कि इतने बड़े बड़े टोकरों में पहले सोना बिकते थे, अनाज से इतना सोना था, ऐसे बिकते थे, अनाज देके सोना बिकता था। अच्छा। तो अब ये स्थिति नहीं आनी है। सोना मतलब गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। गोल्ड में निवेश जो उसमें बताने की जरूरत नहीं ना, जो चालाक है वो कर रहे हैं, उसी में कर रहे हैं, और क्या नहीं कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम देखें, जैसा आपने कहा कि कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी बीमारी तो नहीं आ रही है, कुछ ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन क्या हम ऐसा कुछ देख पा रहे हैं जैसे कोई भूकंप बड़ा, कोई जल प्रलय, इस तरह का कुछ जल आने वाला? प्रलय 1000% आएगा, और ये 2026 में आएगा, आने वाले 2-3 महीनों में आएगा, और कम से कम 2 से 3 स्टेट्स में आएंगे। ओके। जबरदस्त, खूब बारिश होगी लेकिन जहाँ चाहिए वहाँ नहीं होगा, और सूखा पड़ेगा। सूखे का एक और मैं तरीका बता दूं, पुरानी चीजें पढ़िए, घाघ और भर्तरी की, भंडरी भर्तरी की बुक्स आती थी, घाघ की कहावतें हैं, तुम्हारे गुरु जी श्री के एन राव सर, तो उन्होंने घाघ कर भी काम किया है, घाघ और भंडरी की कहावतों पर, कि ये ऐसा चले तो वो वैसा चले, इस नक्षत्र में ये पड़े तो हाथी, हथिया मतलब हस्त नक्षत्र को हथिया बोलते थे। तो उसमें यह है कि जब जामुन आउट ऑफ, मतलब सबसे ज्यादा मार्केट में जामुन ही दिखने लगे, हर पेड़ पे जामुन हो, तो सूखा पड़ता है। आप पता कर लीजिए, यहाँ नोएडा से लेके पूरी दिल्ली में सिर्फ आपको जामुन ही जामुन दिखेगा इस समय। अच्छा। इतना प्रोडक्शन हुआ है जामुन का, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ज्ञान के लिए हर जगह से निचोड़ा जाता है, तो ये पूर्वजों का ज्ञान था, तो ये मुझे याद है कि जामुन अगर बहुत ज्यादा हो गई तो सूखा पड़ेगा। अच्छा। तो विल सी अ बिगेस्ट ड्रॉट, अकाल जिसे बोलते हैं, वो पड़ सकता है। अच्छा, पड़ेगा, पड़ेगा ही वो। और कहीं कहीं ऐसा पानी भी बरसेगा कि सब कुछ वो हो जाएगा। वो भी वो सिर्फ इसलिए कि हम लोग पेड़ बहुत अच्छी तरीके से काट रहे हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा सर, 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपको इन 6 महीनों में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि हम मतलब स्पिरिचुअल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे? हाँ, स्पिरिचुअलिज्म, ये इसमें दो राय नहीं। अच्छा। हर व्यक्ति खासकर एजुकेटेड जो है, हाँ। हर व्यक्ति, मेरे पास जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा कोई आदमी मिलता ही नहीं जो जिसका संबंध स्पिरिचुअलिटी से ना हो। हालांकि ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन, लोग इतने टफ टफ कॉन्सेप्ट्स को जानने लगे हैं। मेडिटेशन हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, और विपश्यना हो गई, ध्यान हो गया, इसमें बहुत बढ़िया लोग लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जैसे अभी हम देखते हैं कि सब लोग ज़्यादा रिलीजन में फंसे हुए हैं, तो क्या ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आने वाले समय में, 6 महीने में नहीं, आने वाले समय में, कि रिलीजन से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को मिलेगी बिल्कुल जगह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। रिलीजन तो अफीम है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इसमें लोग बढ़ेंगे, और लोगों का उत्थान होगा। जब भारत की राहु की दशा होगी तो उस समय और भी स्पिरिचुअलिज्म बढ़ेगा। हाँ, मतलब आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो जात पात या जो रिलीजन्स को लेकर जो इतना रहता है। जात पात तो धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ। लेकिन कुछ एक ऐसे फ्रस्ट्रेटेड बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो बड़ी चालाकी से अपने लाइक कमेंट और शेयर बढ़ाने के चक्कर में सब कर रहे हैं, हर कास्ट। हमारे यहाँ क्षत्रियों में है कि दिन भर
पहले तो वो दूसरे के बारे में बोलते थे, अब आपस में इस समय लड़ रहे हैं कि चौहान थे तो ये कलहंस थे, हाँ, फलाना थे, ये ये छोटे हैं, कायस वो थे, बड़े हाँ हैं, हाँ हाँ। सूर्यवंशी छोटे हैं, वो बड़े हैं, ये सब थे। तो ये सब गिनती के हैं, बाकी अब जनता इससे थोड़ा ऊपर उठ चुकी है। हाँ, उनको जात तब याद आती है जब फायदा लेना होता जब है। फायदा लेना होता है। अच्छा, अयोध्या में जिस तरह से हमने राम मंदिर में इस वक्त चोरी का मुद्दा देखा सर, बहुत ज्यादा चल रहा है, और ये छोटी मोटी चोरी भी नहीं है और ये छोटा मोटा मुद्दा भी नहीं है, बड़ा काफी बड़ा मुद्दा है ये। तो आपको कुछ ऐसा योग नजर आ रहा है कि सही दोषी तक हम पहुंच पाएंगे, कुछ हो पाएगा इस ये मामले लोग में? इस साल के अंत तक इन सब का कल्याण हुआ है, ये सब नापे जाएंगे। नापे जाएंगे। अभी तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि तुरंत, लेकिन इस साल के अंत तक ये सब भगाए जाएंगे वहां से। अच्छा। हाँ। हम्म जो भी उसमें एक से एक, कोई बाबूजी हैं, कोई दादाजी हैं, सबका खुलेगा। अब राम के जगह पे मैं उसी वहीं का हूँ, वहीं का उनका वंशज हूँ, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि राम के घर में कैसे चोरी करके कोई रहेगा। ऐसे डकैतों को भगा देना चाहिए मार के, है ना, तो वो सब भगाए दिए जाएंगे। एक बहुत अच्छा सा सवाल है मेरे पास। बहुत से लोग जो हैं वो कमेंट के माध्यम से ये पूछते हैं कि मेरी कुंडली में राजयोग है, किसी ज्योतिष के पास हम गए और ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग है। वो कहते हैं लेकिन मैडम मैं तो वही जॉब कर रहा हूँ जो अपनी वही 9 to 5 वाली मेरी जॉब है, या मैं वही रेडी पटरी लगा रहा हूँ, तो मैं उस राजयोग का क्या करूँ? तो बहुत से लोग, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं सर कि वो एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या एक्टिव होते हैं राजयोग? नहीं, देखिए ये तो सही है, एक्टिव होते हैं जब दशा आती है। लेकिन राजयोग सिंपली, जैसे जिनको राजयोग बोला जाता है, जो भी पराशरी ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष है, उसमें जो राजयोग बोला जाता है वो बेसिकली राजयोग नहीं है। अच्छा। सूर्य बुध को बुद्धादित्य योग कह दिया गया। 90% लोगों का सूर्य बुध साथ में होता है। सूर्य बुध शुक्र साथ में अगर हो तो ऐसा बहुत कम लोगों का होता है। तीनों साथ में हो तो अच्छा। सूर्य शुक्र दुश्मन है तो ये एक राजयोग को तोड़ देता है। राजयोग का मतलब बृहस्पति शनि साथ में हो, ये सबसे बड़ा राजयोग हो गया। बृहस्पति शनि नाड़ी से रिलेटेड हो, नाड़ी दिशाओं से, नाड़ी के दृष्टियों से एक दूसरे से संबंध बनाए हो, ये राजयोग हो गया। इसके बाद सूर्य केतु साथ में हो, सिंह राशि में हो ग्रह, तो ये सब राजयोग हैं। सिंह राजा की राशि है, केतु डिग्निटी, झंडा और फेम और मतलब राज करने वाला ग्रह है। गुरु केतु भी राज देता है। अच्छा। हाँ, गुरु केतु, तो गुरु केतु हो गया। गुरु राहु भी ये भी देता है। तो ये सब डिफरेंट है राजयोग। बाकी जो इनका स्वामी इनमें, इनका स्वामी इनमें, तो ये तो 30 साल पुरानी ज्योतिष को मैं अब त्याग चुका हूं, तो मैं गुप्त नाड़ी से ही करता हूँ। अच्छा सर, कलयुग का राजा कहा जाता है राहु को, और आजकल मैं देख रही हूँ कि सब लोग राहु को बड़ा वो कर रहे हैं कि राहु को किस तरह से खुश करें, राहु की कैसी पूजा कराएं, हमें रातों रात राजा बनना है, हमें रातों रात अमीर होना है। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या राहु जो है, मतलब क्या चल रहा है राहु को लेकर? सोशल मीडिया पर तो भरमार है सर इस वक्त राहु को लेकर। कुछ नहीं, तो जिनका राहु लग गया है वो बर्बाद हो रहे, उनसे पूछिए। ऐसा कुछ नहीं होता। राहु मार्केट का एक प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली सर, है ना। और राहु को एग्जैगरेट करके बताया गया है। जिसका राहु अच्छा होगा तो उसके कुछ मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं। राहु जिस राशि में, उसका लॉर्ड कौन है ये मैटर करता है। फिर नाड़ी ज्योतिष में राहु किससे कनेक्शन बनाया है? अगर शुक्र से बनाए हो द बेस्ट, शुक्र शनि से बनाए हो, बुद्ध से बनाए हो, राहु शनि शुक्र बुद्ध, ये सबसे बड़ा धन का योग हो गया, है ना। ये चीजें हैं। लेकिन सिर्फ राहु की पूजा करा लेने से तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, पूजा के लिए लक्ष्मी की पूजा करिए, विष्णु की पूजा करिए। बाकी सब धन के लिए लक्ष्मी और विष्णु, लक्ष्मी विष्णु की पूजा ही धन प्राप्ति का और कोई चारा ही नहीं। क्योंकि विष्णु जी के चरणों में लक्ष्मी जी रहती हैं। इसलिए मैं लोगों को पैरों पर भी परफ्यूम लगाने को बोलता हूँ। अच्छा। हाँ, और मीन राशि है वो पैर है वो मीन राशि। तो मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। और गले पे लगाने को बोलता हूँ, क्योंकि वृषभ राशि 2nd हाउस धन का है। तो यहाँ और वहां तो जरूर लगाना चाहिए। दूसरा आर्म्स पे वहां जरूरी है। लेकिन मैं अच्छे लोगों को देखता हूँ, मतलब
है ना। तो एरोप्लेन वगैरह में अजीब ऑकवर्ड सिचुएशन रहती, पता नहीं कैसे लोग नहीं ध्यान देते इन सब चीज़ों का। तो परफ्यूम आपके धन को बढ़ाता है। अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम आप लीजिए तो वो निश्चित तौर पर धन का एक उपाय है परफ्यूम। अच्छा। मैं इसे बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, परफ्यूम धन का उपाय है। देशी गाय की सेवा करना, देशी गाय, शुद्ध देशी गाय, उसमें जरा भी ये गिर और ये वो नहीं, शुद्ध देशी जो नॉर्थ इंडिया में मथुरा और अयोध्या इन सब जगहों पे किसी ब्राह्मण को दान दे के, मतलब ब्राह्मण उसका दूध पिए, उसका घी खाएं उस गाय का, और उसको अच्छे रेट में आप खरीद के उनका चरण छू के गोदान करें, तो ये शुक्र का बहुत बड़ा उपाय है। अच्छा। हाँ, या तो आप खुद अपने पास लोग आजकल फ्लैट्स में कहाँ रखेंगे गाय को, तो आप अपने गांव में जो लोग रह रहे हैं वहां पे आप रखिए, उनके लिए करिए ये सब व्यवस्थाएं। तो एक गाय की सेवा हर एक आदमी को करना चाहिए। गाय आपद स्थिति में भी वेदों तक में गाय को कोई नहीं खाया है। जब लोग एकदम नोमैडिक थे तब भी गाय को कोई नहीं खाया है। भैंसे वगैरह तक का उल्लेख है, घोड़े तक का उल्लेख है, लेकिन गाय को नहीं। गाय हो गया, दही दूध का इस्तेमाल, दही से थोड़ा सा, दही से नहाना, दूध से नहाना, थोड़ा सा दूध का यूज करना, तो और थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का यूज। अच्छा, गाय को लेकर एक बड़ा विवाद भी चलता है, जो आपको भी पता होगा कि लगातार हमारे देश की राजनीति में गाय को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। तमाम सरकारों ने भी बनाया है, और ये सरकार तो बहुत ज़्यादा गाय को लेकर एक मुद्दा ही बनाया गया है। आने वाले समय में आपको कहीं पर नजर आता है कि ये जो एक इतना बड़ा मुद्दा है, ये कहीं खत्म होगा आगे जाकर? खत्म होगा ना, 30-31 से खत्म होगा। हाँ, कोई गाय को छू नहीं पाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ मैंने बहुत सुनी है कि लोग जब पॉलिटिक्स में जीतना चाहते हैं या पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो वो माँ बगलामुखी के चरणों में जाकर वहाँ अनुष्ठान कराते हैं, हवन कराते हैं। इन सब से कुछ होता है सर? होता है पर जैसे कुछ पीठ है, दतिया है जो बगलामुखी माँ का मेन मंदिर है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। नलखेड़ा में कुछ कुछ होता है, हिमाचल। अच्छा। सबसे ज्यादा होता है कामाख्या में। उसका लेकिन कामाख्या को हमारे ज्योतिषियों ने, यहाँ के बहुत सारे ज्योतिषी कामाख्या के पंडे बन गए हैं। कामाख्या में वहां जाके दलाली करते हैं। ये है। तो कामाख्या में आप जाइए, यहाँ से किसी को मत ले जाइए, वहाँ के किसी अननोन ब्राह्मण से लीजिए। वो 2 घंटे में आपकी पूजा करेंगे, 1 घंटे में हवन करवा देंगे मिर्ची वगैरह से। वो ठीक है। माँ बगलामुखी हवन तो कराना चाहिए। एक मैं आपको बताऊं, जो सर जॉन वुड्रॉफ, ये थे 1905 में जज थे। तब सुप्रीम कोर्ट की जगह कलकत्ता हाई कोर्ट हुआ करता था। तो 1905 में एक फैसला देने जा रहे थे किसी के अगेंस्ट, तो जो जिसके अगेंस्ट देने जा रहे थे फैसला, वो नीचे बगलामुखी करा रहा था। उन्होंने जब पेन निकाली साइन करने के लिए, वो हिले ही ना। ये मतलब इसमें बाकायदा लिखित है। अच्छा। उनकी बुक्स हैं। तो ड्रॉप साहब कहे कि ये क्या हो रहा है, पेन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नीचे बगलामुखी हवन हो रहा है। लास्ट में जाके देखे कि उसी दिन उन्होंने रिजाइन दे दिया, और फिर वो बगलामुखी के बहुत बड़े साधक हुए, 10 महाविद्याओं के साधक हुए, इंडिया में रहे, और उन्होंने 20 बुक्स लिखी। अच्छा। सर जॉन वुड्रॉफ। ये है। और तंत्र को समझना हो तो अभिनव गुप्त की पुस्तकें पढ़ें। दुख इस बात का है कि हिंदी में कोई अच्छी बुक है नहीं। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा। कई बार हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, लोगों को डराया जाता है, काल सर्प दोष है आपको, पितृ दोष है आपको, ये कुछ ऐसे दोष उन्हें बताए जाते हैं जिसे लेकर लोग बड़ा परेशान भी होते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे उन्हें ये पता चल जाता है तो एक डर अंदर बैठ जाता है। काल सर्प योग जैसा कोई योग नहीं होता। हाँ। काल सर्प दोष जैसा कोई दोष नहीं होता। इसका कहीं कोई किसी भी बुक में उल्लेख नहीं है। यह एक पूरी तरह से ठगी विद्या है। इसके लिए एक हमारे गुरुदेव श्री के राव सर की बुक है, मुश्किल से 10 पेज की बुक होगी, 15 पेज की, पतली सी, 10 मिनट में आदमी पढ़ लेगा।
काल सर्पयोग इतना भय क्यों, इंग्लिश में है काल सर्पयोग, व्हाई सच फ्राइट, उसको लोग पढ़ें। भारत की कुंडली में काल सर्पयोग है, बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में काल सर्पयोग था, तो काल सर्पयोग जैसा कुछ नहीं होता। पितृदोष ज्योतिष का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है। हाँ, कम से कम वैदिक ज्योतिष में पितृदोष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। नाड़ी में है तो वो नाग दोष करके है, सर्प दोष है, लेकिन पितृदोष नहीं। पितृदोष सिर्फ बहुत पहुंचा हुआ संत बता सकता है, योगी बता सकता है। पितृदोष कोई जो लोग बताते हैं कि पितृदोष है, तो हमसे मिले बताएं कहाँ पितृदोष है, किस थ्योरी से बता रहे हैं। ये मतलब वैदिक ज्योतिष और पराशरी ज्योतिष का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पितृदोष। सूर्य के साथ राहु को देख लिए, सूर्य के साथ शनि को पितृदोष बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, पितरों को अमावस वगैरह में, पितरों की पितर पक्ष में पितरों की मतलब उनको संतुष्ट करना चाहिए, पितरों को याद करना चाहिए, पितरों को उनको अपने साथ रिलेट करके शाम को समय पितरों को, अपने फादर को, जैसे आई डोंट हैव अ फादर राइट नाउ, 2 साल हो गए, तो उनको याद करिए, वो बड़ी मदद करते हैं पितर, बहुत मदद करते हैं। एक बार मैंने अपना आकाशिक रिकॉर्ड निकलवाया, हालांकि मैं भूल गया वो कौन थी, भाई एक थी लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनका 1-2 करोड़ की तो सैलरी थी उनकी, मैं भूल गया कौन है। बाकी तो खोज डाला, मुझे कोई मिला नहीं आकाशिक रिकॉर्ड ओरिजिनल वाला। तो उन्होंने बात करा, मतलब उन्होंने कन्वे किया फादर से मेरे, और जो लेट फादर और ब्रदर दोनों से एक एक चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने मतलब पापा उनको कुछ चीज़ें दिखा रहे थे सबूत के तौर पर। अच्छा। हाँ, ये एक अलग दुनिया है। मतलब वही आदमी जो यहाँ से डेथ होती है, जैसे पापा गए, हाँ। तो वहाँ पे पापा एज हमारे पूर्वज भी रहेंगे, वहाँ पे अनुमति मिलने पर वो कहीं जन्म भी ले लेंगे, फिर उसके बावजूद भी 5 कॉपीज उनकी बची रहेगी। अच्छा। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है। 7 लोग होते हैं, 7 तरीके से एक आदमी के 7 कॉपीज, इस तरह से होता है। अच्छा, मतलब आकाशिक रिकॉर्ड आप मानते हैं? नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड है, पर अभी तक कोई मुझे मिला नहीं। कोई मुझे मिले तो, अगर आपके उस पे मैं चैनल पे कोई मुझे बताए कि आकाशिक रिकॉर्ड है, तो आप बताइएगा मुझे ज़रूर कि कोई किसी ने कमेंट किया है। तो जो है सब ऐसे ही हैं। अच्छा। और वो जो मिली थी मैम मुझे, उन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प ली, तो मैंने फीस के बदले मैंने कहा मुझे बता दीजिए। तो बड़ी मुश्किल, एक्चुअली उनका बेटा ओनली सिंगल चाइल्ड, और उनके हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई थी, तो बेटा सिर्फ 16 साल का था, और साइकोलॉजिकल इलनेस से वो 18 मंजिल मकान से कूद के मर गया था। तो उसी ट्रॉमा में उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड सीखा, क्या किया, फिर वो बच्चे से अपने बात करती हैं जब उनका मन करता है। अच्छा। लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अभी तो एक मैं हिमाचल गया हुआ था, वहाँ एक लेडी का नाम आया, तो वो 3 जन्मों के अपने रिश्तों से मिले हुए हैं। कोई उनका बेटा है और उनसे बहुत बड़ा 90 साल का, कोई उनका भाई था, कोई पति था, कोई सबसे संबंध बनाए हुए, सब लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, अजीब दुनिया है, सब चल रहा है। सही बात है सर, बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पे रीइंकार्नेशन पे जो विदेशी एक आइजैक समथिंग थे, उन्होंने खूब रिसर्च किया था, तो और भी कुछ लोग आए, उनसे मिले, और उस पर काम चल रहा है। अच्छा सर, कुछ उपायों पे बात कर लेते हैं। जैसे आपने अभी बात हो रही थी हमारी, तो आपने कहा कि परफ्यूम का एक उपाय, आपने कहा कि पैरों पर भी परफ्यूम लगाना चाहिए, अपने गले पर भी परफ्यूम लगाना चाहिए। तो जैसे बहुत से लोग हैं जिनका कहते हैं शुक्र मजबूत नहीं है, जैसे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, या फिर शादी नहीं हो पा रही है जिनकी, तो उनके लिए क्या कोई ऐसा उपाय है आपके पास कि उनकी शादी हो जाए? शादी की उपाय, शादी में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कोई आदमी, हाँ। मैनिफेस्टेशन से बढ़िया कौन सा उपाय है? अच्छा। कोई आदमी शादी चाह रहा है तो कि एक अच्छे लड़के, तो उसके बारे में, एक लड़की हो या लड़का हो, उसके बारे में सोचिए कि हमारे इनसे शादी हो गई है, सब कुछ सही चल रहा है, इस तरह से प्रेजेंट टेंस में। तो ये मैनिफेस्टेशन से बड़ा उपाय नहीं है कोई। बाकी वो सब उपाय में तो गौरी जी का स्तोत्र करें, पार्वती जी का स्तोत्र करें, और उस तरह का कोई उपाय नहीं है।
अच्छा। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग करें तो जो भी चीजें हैं सब मिलेंगी, बियॉन्ड द कुंडली भी मिल सकती हैं अगर मैनिफेस्ट करे आदमी। मैंने मैनिफेस्टेशन जब भी मैं मेरा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं होती तो मैं मैनिफेस्टेशन हो नहीं पाता, तभी मैं लो फील करता हूँ, अदरवाइज मैं तो 24 आवर्स हाई फील करता हूँ। मतलब मेन ये है कि आप मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी चीजें पा सकते हैं जो आप बहुत नहीं, सब कुछ पा सकते हैं। एनीथिंग। ओके। आप मतलब नरसिम्हा पा सकते हैं, आदमी के उसमें सिंह का वो लगा हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी पा सकते। मैनिफेस्टेशन क्वांटम जो जो आपका एटम से भी छोटा है पार्टिकल, वो क्वांटम है। मांडुक उपनिषद से वो आया, उसी से मैनिफेस्टेशन आया। 12 चैप्टर है मांडुक उपनिषद के। तो क्वांटम वेव्स में होता वाइब्रेशंस, तंत्र भी वाइब्रेशन है। तो यही सब उठा के लोग मैनिफेस्टेशन करा रहे हैं। हमारे यहाँ के योगी जो लोग थे, जो भी योगी थे, संत थे, महात्मा थे, सब छुपा के लेके चले गए। आज भी नहीं दे रहे हैं किसी को। अच्छा। हाँ, लेकिन वो चोरी कर ले गए। मैनिफेस्टेशन का सबसे सही तरीका क्या है सर? मैनिफेस्टेशन का सबसे सही तरीका है ध्यान। अच्छा। दुनिया से कट जाना, दुनिया के 3-5 से कट। जैसे मैं यहाँ पर कई चीजें निगेटिव बोला हूँ, तो ये पॉडकास्ट में बोला हूँ, दैट्स इट। इसके बाद मैं कहीं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा। अगर मैं पोस्ट भी लिखूंगा कोई भी नेगेटिव, तो वो मेरा टैक्टिकल होगा, मेरी पोस्ट की, मुझे मतलब वो मेरा प्रोफेशन है। अदरवाइज मैं किसी पैसे वाले की कभी बुराई नहीं करता, चाहे वो डकैती क्यों ना हो। पैसे वालों के अगेंस्ट आप मत रहिए, नहीं तो ये ब्रेन ये तुरंत ही दिमाग मान लेगा कि इसको पैसे से चिढ़ है, इसके पास पैसा आने ना दें। भगवान, चाहे ब्रह्मांड लोग कहते हैं, मैं भगवान कहता हूँ, भगवान कहेंगे अरे ये तो पैसे से चिढ़ता है, इसके पास पैसा ना आने दे, गलती से आ न जाए। ये अच्छा, जैसे बहुत से लोग हैं जो हर वक्त ही कहते रहते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे वो पास तो है। कभी नहीं होगा, नेवर होगा, कभी नहीं होगा। मैंने तो, मैं क्या बोलूं, मैं तो विगत 2 सालों से मैनिफेस्टेशन से इतने जल्दी जल्दी रिजल्ट प्राप्त किए। आप कुछ नहीं, कॉपी लीजिए ना, रूल वाली कॉपी जो लाइनिंग वाली है, उस पर लिखिए नहीं आई एम मेकिंग 1 lakhs पर डे, लिखिए आप, लिखते जाइए आप। मैं कह रहा हूँ लिखने में राम राम लिखते हैं ना, तो इसको भी लिखिए, आई एम मेकिंग 1 lakh पर डे, ऐसे लिखिए। फिर देखिए कैसे रास्ते बन जाते हैं। आपको पता नहीं कहाँ से इसकी जिम्मेदारी सबकॉन्शियस की हो जाएगी, वो पागल हो जाएगा आपको देने के लिए। सबकॉन्शियस तो उसको इतनी तमीज नहीं है कि आप जो आपका वाइब्रेशन, लेकिन वो यहाँ पे ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक फिल्म थी अमरीश पुरी, उसमें खुद को गोली मारता था तो बाद में बाहर निकले कहें कि ये क्या, भगवान के सामने कहें पागल हो, और वो गोली जो है वो नकली है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन में आप एकदम अपने दिमाग को, सुबह उठते ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, आदमी अपनी हैसियत नापने लगता है। लेकिन सुबह ही आप करोड़पति हो जाइए मॉर्निंग में। और वो मतलब इस तरह दिखाने के लिए नहीं कि गफ्फार मार्केट है, कौन है, वहां से कपड़ा ले लिए, वहां से नकली वो पहन लिए, ऐसा नहीं। मतलब ठीक है, कपड़ों का भी वैल्यू रखना चाहिए, ब्रांड्स का भी वैल्यू वो होता है। कभी भी फर्स्ट कॉपी नहीं पहननी चाहिए। अच्छा। नेवर, फर्स्ट कॉपी नहीं। आप छोटा ब्रांड पहनिए, फर्स्ट कॉपी मत पहनिए, ओरिजिनल पहनिए। मैनिफेस्टेशन में सिर्फ इतना है कि आपको जो चाहिए वो कहिए मेरे पास है, दैट्स इट। आपके पास है। मैं पर डे 1 लाख, मैं पर डे 20 लाख कमाता हूँ, कमा रहा हूँ। आई एम मेकिंग 20 lakhs एवरी डे। लिखते जाइए। लेकिन लोग पता नहीं क्या है, मतलब मेरे परिचय में एक सीख पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, सबसे ज्यादा डॉक्टर मेरे पास परिचय में कम से कम 100 डॉक्टर होंगे, और वो सब लोग हैं उसमें लेडीज ज्यादा हैं, वो ज्यादा इन सब चीजों को जानना चाहती हैं। तो कहते हैं हाँ हमने सोचा तो, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए जो तुमने भेजा था। अब बताइए, मतलब मैं उनको भेजूं तो ये इसको समझने के लिए कुछ ज्यादा टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं। जो डिस्पेंजा की बुक में अगर बताऊंगा तो आदमी बुक में नहीं पढ़ पाएगा, नहीं लंबी चौड़ी बुक है। आप यूट्यूब का भी सहारा लीजिए,
यूट्यूब में मैनिफेस्टेशन है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट में मत आइए। यहाँ लोग तुरंत बेचने लगते हैं और बेकार कर। अब आज के डेट में पहले बॉब प्रॉक्टर थे, जिससे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान साहब सीखे, और शाहरुख खान इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मैनिफेस्टेशन। ही इज द मैन ऑफ मैनिफेस्टेशन, ही इज किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, ही इज द प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन भी हैं, लेकिन वो तो अपनी बातों को सब दबाए रखते हैं। तो उन्होंने भी 5-5 लाख रुपए देके बॉब प्रॉक्टर की ट्रेनिंग ली थी। बॉब प्रॉक्टर अब नहीं रहे, अब जो डिस्पेंजा है नंबर 1 पे इस समय, उनका जलवा है, डॉक्टर साहब हैं। उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, वो सिर्फ सोच के कि मैं ठीक हो गया हूँ, वो ठीक हो गए। अच्छा। हाँ, आज भी हड्डी वैसे ही है, टूटी हुई, लेकिन वो सोच मतलब आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कह हमेशा रहे हैं? पॉजिटिव सोचना है और हमेशा ज्यादा सोचना है। कुछ लोग कहते हैं सस्ता वाला दीजिएगा, हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये लीजिए सस्ता वाला है। कभी कभी भाई आदमी नहीं भेजाते। जैसे मैं कहीं गया हुआ था, गाड़ी में चश्मा दे 100 रुपए का, अरे बहन का 100 रुपए का। अगर आप ले लिए तो फिर आपका काम हो गया भाई। आपको रिबन लेना, आप रिबन लीजिए। हाँ। 3000 4000 मिनिमम आपको लगेगा। आपको गुच्ची का लेना 40,000 का लीजिए, नहीं है उधार लेके ले लीजिए। आप खर्च करेंगे, वो आपको देने को बाध्य होगा। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। एग्री विद यू सर, बिल्कुल। अगर आप खर्च करेंगे वो देगा। और सुनिए, अपनों पर खर्च करिए, जो आप पे आश्रित हैं, जो आपसे उम्मीद करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको चुप्पे से पैसे भेज दीजिए, उनको पता भी नहीं चले, किसी दूसरे के अकाउंट से अगर आपके पास है। जितना आप भेजेंगे, कहते नहीं क्या, तू 1 पैसा देगा तुझको 10 पैसा देगा अल्लाह। सही बात है। वो तो यही देखता है कि तुम दे रहे हो, तो वो बस आपको वो कैशियर बना के भेजता है। अगर आप दे रहे हो तो आपके पास वो देने के लिए दे रहा है। बिल्कुल। अगर मुकेश अंबानी आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, जेपी तो नहीं एग्जिस्ट कर पाए, सहारा नहीं एग्जिस्ट कर पाए, खत्म हो गए, क्योंकि नहीं दिया इन्होंने। मुकेश अंबानी दे रहे हैं। शाहरुख खान बहुत ज्यादा देते हैं लोगों को। बिल्कुल। जहां तक मैं सुना हूँ शायद सलमान खान भी करते हैं। और जो नहीं करते हैं, जो अपना संभाल के रखते हैं, और कुछ लोग तो कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जो 100-100 रुपए के लिए लड़ जाए। मैं भी जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा मैं। एक बड़ी एक्टर थी, एक्ट्रेस, तो उनको कुछ काम था, मैंने एक लड़के को लगाया, हमने कहा कि देख लो इनकी पूजा पाठ। तो उसने कहा इतना रुपया मैं कहाँ से लाऊंगी। हो गया, इनका कांड हो गया, इसको छोड़ो, इसका ब्लॉक कर दो। हमने कहा ऐसे लोगों से दूर रहो। भाई वो अपने घर से लगा के देगा, फिर भी वो 2-4 लाख रुपए अपने घर से उनकी पूजा किया था। हमने कहा ग्लैमर के चक्कर में मत पड़ो, अपना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। एक किस तरह से आपके काम आएंगे। सही बात है। जरूरत पड़ने पहचानेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे। और एक चीज और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का मंत्र सीधा साधा मंत्र है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। 6 लाइन का विष्णु भगवान का मंत्र है और माँ लक्ष्मी का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमलवासिन्यै नमः। ये इंद्र ने यही मंत्र पढ़ के, कमला देवी का, जो लक्ष्मी जी जो 2 हाथी रहती, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमः, ये करके आप माँ लक्ष्मी का पढ़ लीजिए और विष्णु जी का पढ़ लीजिए और थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करिए। और इसके अलावा आप यहाँ नारियल गाड़ रहे हैं, यहाँ शीशी तेल रख रहे हैं, यहाँ कन में लक्सा रख रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो सब कुछ नहीं होना। आप में देखिए, कोई अंगूठी, कोई कुछ नहीं। ये जो मैं रखा है, ये मेरा ये होता है कि एक विशेष लकड़ी होती है। हाँ। तो विशेष उसमें मैंने बहुत लोगों को ये पहनाया, मेरे पास रखी हुई है। अच्छा। तो विशेष समय पे तो ये मेरे घर के सभी लोग, मैं आया, आपकी गेट टुगेदर हुआ, सबको ले पहने थे। बस उसका अलग महत्व है, एक विशेष उसमें मुहूर्त में तोड़ा जाता है। तो ये है, यही सब करना चाहिए, बस इसी में काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पॉजिटिव रहना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बस।
बहुत अच्छा लगा सर, और जैसा मुझे हमेशा लगता है बड़ा मज़ा आया आपके साथ, और बहुत सारी प्रेडिक्शंस आज भी आपने दी हैं, और मैं बहुत जल्दी वो सब कुछ होते हुए ज़रूर देखूंगी, क्योंकि मैंने अधिकतर सारी चीज़ें होती हुई देखी हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर हम ज़रूर बैठेंगे सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक सर। यू।